नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी कर रहे समीक्षा बैठक, सचिवालय में विभिन्न विभागों की कर रहे समीक्षा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड एग्जीडेट 25 को लेकर समीक्षा बैठक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी कर रहे समीक्षा बैठक, सचिवालय में विभिन्न विभागों की कर रहे समीक्षा। सशक्त उत्तराखंड एग्जीडेट 25 को लेकर समीक्षा बैठक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी कर रहे समीक्षा बैठक। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और तमाम विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। सचिवालय में यह बैठक हो रही है और 2025 तक उत्तराखंड को जो सशक्त बनाने को लेकर लक्ष्य रखा है धामी सरकार ने, उसी के तहत यह बैठक की जा रही है। सीएम धामी तमाम विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ जहां बीजेपी प्रशिक्षण देने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों ने गोद लिए गए गांवों की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही गोद लिए गांवों की हकीकत जानने गांव में जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से सभी का मार्गदर्शन करेंगे। तो 2024 को लेकर प्रशिक्षण दे रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर कर रही है। कांग्रेस किस तरीके से? कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे, उनकी हालत बताए ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और अब सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। केंद्र सरकार आज विपक्षों से घबरा गई है और जनता 2024 में बीजेपी को इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि देश भर में राहुल गांधी के करोड़ों घर हैं, हमारे सबके घर उनके अपने हैं और राहुल गांधी इस कार्रवाई से नहीं डरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे सरकार से लड़ते रहेंगे, हम सब कांग्रेसी उनके साथ हैं।
नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने ना प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब नहीं दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत, कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करें। वहीं रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुड़की महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। झबरेड़ा विधायक और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाति ने कहा कि अडानी मामले में आवाज उठाने पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। आमजन की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन भाजपा की सरकार जनता को दबाने का काम कर रही है और अब कांग्रेस सांसदों को लोकसभा में बोलने का समय भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएगी। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म की गई है, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जैसे हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जैसे वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष को चलाने की बात कर रहे थे, जैसे वो संसद में अपने हकों की मांग कर रहे थे और सरकार ने देशभाव के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी आज से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इसी क्रम में आज विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र सरकार की दमनकारी नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रीय संपत्ति की खुली लूट के खिलाफ कांग्रेस अपने आंदोलन को जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार अंकिता बंजारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई और न ही जोशीमठ आपदा प्रभावितों को उनका हक दे पाई। देखिए, ये जय भारत सत्याग्रह जो भारत की संपत्ति लूट जा रही है उसके लिए और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है। हम इन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। वैधानिक सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल को जहां सरकार 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत चिकित्सा सेवा शिविर लगाकर अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो वहीं 1 साल नई मिसाल के तहत विधायक भी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को गिनाने में लगे हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने भी अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और अपनी 1 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि
उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में थराली विधानसभा में बहुप्रतीक्षित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में अब कुल 13 पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी भी मिल चुकी है। निश्चित रूप से 2 सड़कें हमारी अभी 1 सप्ताह पहले हो गई थी, जिसमें नंद केसरी धरा तल्ला की थी, दूसरी हमारी कुलसारी नेल ढालू वाली सड़क थी और कुछ हमारी सड़कें नंदानगर की हुई हैं, जिसमें हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क हुई थी। मैं ये समझता हूं कि हमारी अभी बहुत सारी सड़कें स्वीकृति की कगार पर हैं और मैं समझता हूं कि चाहे वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान की हो, चाहे स्टेट सेक्टर की हो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए 2 अप्रैल को संयुक्त यातायात रोटेशन समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक ऋषिकेश में होगी, जिसमें रोटेशन की 9 बस कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल को समिति के अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसी दिन 1500 बसों की चारधाम यात्रा के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। ये 9 कंपनियों का एक रोटेशन बना हुआ है ऋषिकेश में, संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था में, और सभी कंपनियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है और 2 तारीख को अभी अप्रैल की उसमें एक बैठक है जिसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होना और उसके बाद जो है उसी डेट में लोटी गाड़ियों की लोटी डालने की जो है वो डेट निकल जाएगी और उस डेट में गाड़ियों की लोटी निकलती है तो लगभग 1500 गाड़ियां जो है यात्रा के लिए लोटी में गाड़ी में निकलती है। वहीं कोरोना काल के बाद आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह 6 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसको लेकर आईआईटी प्रबंधन ने जानकारी दी है। वहीं आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे, जिसमें यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में डिग्रियों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल छात्र हैं। साथ ही उन्होंने 125 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं आईआईटी निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है कि कोविड काल के बाद आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। ये 22वां दीक्षांत समारोह हम मना रहे हैं इस संस्थान का और जो इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट भी हैं, वो इसमें समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे और वे स्टूडेंट्स कन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे। उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन बीओजी हैं श्री रेड्डी जी, वो भी इस समारोह में रहेंगे और टोटल 2022 छात्रों को इस कन्वोकेशन में डिग्री दी जाएगी। तो किस तरह जो है जी, जैसा कि हमने बताया कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आजकल हमारा जो मेन जो उद्देश्य रहता है कि छात्र का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसको केवल किताबी शिक्षा नहीं देनी है, उसको सोसाइटी के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जरूरी है। वो उसका जो एप्लीकेशन है, जो भी सब्जेक्ट या ब्रांच में पढ़ता है, उस ब्रांच का एप्लीकेशन हो, साइंस इंजीनियरिंग को अप्लाई करके वो अपने रोजगार डेवलप करें और दूसरों को रोजगार दें। इस तरह के हमने शिक्षा नीति में जो है जो बदलाव बताया गया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान 2023 के तहत नगर निगम कोटद्वार ने जनमंच सभागार में हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी मिशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने नाटक का मंचन किया और नाटक के माध्यम से बच्चों ने शहर के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के प्रति सजग हो और अन्य लोगों को भी जागरूक करे। कोटद्वार में लोगों को स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों ने नाटकों का मंचन किया और नाटकों के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया।
आपको बता दें कि कोटद्वार में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत लोगों को सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया और इस दौरान स्कूली बच्चों ने नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। मार्च किया गया है और उसके बाद अभी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, क्योंकि मेरा मानना है स्वच्छता एक लक्ष्य तो है ही, साथ में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रयास है और एक ऐसा प्रयास है जिसमें जन भागीदारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हमारा यही सभी लोगों से, नगर के लोगों से यही आह्वान है कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम में इसमें नगर निगम का पूरा सहयोग करें और जो हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो उनको अपना जो भागीदारी है वो लगातार करते रहें। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित एक गार्डन में राजस्थान दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान संघ समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान पहुंचे। उन्होंने समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज को संगठित करने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए समिति ने जो भी कार्यक्रम आयोजित किया है वो सराहनीय पहल है। जिलाधिकारी ने कहा कि गढ़वाल में रहकर आज राजस्थान की संस्कृति को देखने का जो मौका मिला है वो उनके लिए यादगार रहेगा। ऋषिकेश में धूमधाम से राजस्थान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि समिति की ओर से राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान पौड़ी के डीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए और उन्होंने इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। वहीं पुलिस ने विशेष रूप से अभियान चलाकर पटाखे फोड़ने वाली बुलेट को पकड़ने के लिए जगह जगह चेकिंग की। इस दौरान आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने सिटी गेट के पास 4 पटाखे फोड़ने वाली बुलेट को पकड़ लिया। तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलेट को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर बुलेट चला रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि जनसंवाद में पटाखे फोड़ने वाले बुलेट के खिलाफ अभियान चलाने की एसएसपी से मांग की गई थी और शिकायत भी की गई थी कि पटाखे फोड़ने वाली बुलेट की वजह से सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। कई बार वो पटाखा फोड़ आवाज से डर कर सड़कों पर गिर चुके हैं। वहीं कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर 4 श्रमिक फंस गए। नदी में अचानक पानी बढ़ने से टापू पर श्रमिक फंस गए थे और श्रमिकों के शोर मचाने पर टापू किनारे पर खड़े अन्य लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग एवं पुलिसकर्मियों की टीम रवाना हुई। दमकल विभाग और पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद चारों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। टापू में फंसे वृद्ध श्रमिक दयाल शरण ने बताया कि वो कोसी नदी में चाय की दुकान चलाता है और आज भी वो रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी 3 मजदूर भी दुकान में चाय पीने आए। इसके बाद हुई तेज बारिश के बाद नदी में पानी भरने के कारण चारों टापू में फंस गए। सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। नदी में सब दुकान है मेरी। काय की? ये चाय, ये खाने पीने की। अच्छा, हाँ जी। और कितने जने थे तुम्हारे साथ? 3 जने और तो था। तो सबको निकाल लिया बाहर? हाँ, निकल गया था बाहर। कैसे बाहर? नदी में पानी बढ़ गया था? बारिश होती थी साहब, हम दुकान में चाय पानी पीने आ रहे थे तो हम बैठे रहे, तो बारिश अधिक बारिश होती रही, बाढ़ आ रही है, पानी बहुत आ गया। एक घटना सूचना हमारे पास आई थी कि टापू में 4 लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जाना है
पानी काफी बढ़ चुका था। हमारी यूनिट यहाँ पे पहुंची और तत्काल हमने एक रेस्क्यू करा। एक तरफ से हमने रस्सी फेंक के इन चारों लोगों को सकुशल बाहर निकाला। वहीं पिछले दिनों तेज हवा और भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं फसल की बर्बादी के चलते तहसीलदार पूजा शर्मा ने कहा कि पूरे गदरपुर तहसील क्षेत्र में पटवारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों की फसल का मुआयना करते हुए उनका रिपोर्ट प्रेषित करें, जिसके उपरांत किसानों को मुआवजा दिया जा सके। हम लोगों ने अभी पूर्व में भी पटवारियों को निरीक्षण के लिए बोला हुआ है और वर्तमान में भी हमने आज पुनः इनको निर्देशित कर दिया है कि एक विस्तृत सर्वेक्षण अपने अपने क्षेत्रों में सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक करेंगे और प्रति काश्तकार यह निरीक्षण किया जाएगा कि यदि जो भी काश्तकार प्रभावित है उस काश्तकार के खेतों का निरीक्षण किया जाए और जो भी काश्तकार इसमें प्रभावित होते हैं उनकी अगर रिपोर्ट आने पर उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत खडोला में लगभग 70% लोग खेती करते हैं, खेती पर ही निर्भर है। उनकी आजीविका जो है फसल ही है और मजदूरी के साथ साथ अपना भरण पोषण के लिए खेती करते हैं वो। और जो 2 दिवसीय बारिश हुई, इस 2 दिवसीय बारिश में लगभग 80% यहाँ पे हमारे किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है। गेहूं जो इस समय आप देख रहे हैं पकने वाला है गेहूं, ये कुछ ही दिनों में लगभग पक जाएगा और पूरा जो है बिछ गया है, ऊपर से पानी चल रहा है, सड़ने गलने जैसी स्थिति इसकी हो गई है। वहीं रानी पोखरी थाना पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब की पेटियों के ऊपर मरीज बनकर लेटी महिला को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की है। मामला आधी रात का है, जब राजधानी देहरादून की ओर से खाली पड़ी सड़क पर सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस को शक होने पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। पूछताछ करने पर ड्राइवर डर गया और वो पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर शराब की पेटियों पर लेटी महिला को किनारे किया गया तो पुलिस शराब तस्करी के इस नए तरीके को देखकर दंग रह गई। मामले का खुलासा जनपद देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने किया। आपको बता दें कि आरोपियों को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया। इसमें ऐसा है कि कल रात 12:30 बजे के लगभग रानी पोखरी थाने अपने थाना गेट के सामने बैरियर लेवल चेक कर रहे थे वाहनों की। उस समय एक एम्बुलेंस जो है, एक ओमनी जो एम्बुलेंस है UP 04 के 1463, इसमें ये एम्बुलेंस रन कराते हुए आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी और जब चेक किया गया तो वास्तव में शराब मिली, जैसे शराब है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।